नमस्कार। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। खेला हो बे, इस बार पूरे देश में ऐसा ही शंखनाद किया है पश्चिम बंगाल के मुखिया ममता बनर्जी ने। भरोसे से भरी हुई ममता बनर्जी दिल्ली में विपक्षी नेताओं के साथ ताबड़तोड़ बैठकें कर रही हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि 2024 के चुनाव के लिए वो अभी से एक सशक्त विपक्ष बनाने की मुहिम पर है। एक ऐसा विपक्ष जो 2024 के चुनावों में बीजेपी का मुकाबला कर सके। ममता की बैठकें बताती हैं कि उन्होंने एक तरह से ऐलान कर दिया है कि 2024 में बीजेपी से लड़ने वाला जो विपक्ष बनेगा उसकी कैप्टन ममता बनर्जी ही होंगी। ममता हर मंच से एक ही बात कर रही हैं। वो बोल रही हैं, ए बार खेला हो बे। दीदी 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 খেলা হবে, দেখা হবে, জেতা হবে। ठीक আছে, खेलेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। सोनिया गांधी के साथ ममता की बैठक, अरविंद केजरीवाल के साथ ममता की बैठक, शरद पवार के साथ ममता की बैठक, अपने सांसदों के साथ ममता की बैठक। यूं समझिए कि बंगाल में खेला करने के बाद ममता बनर्जी दिल्ली में खेला करने के लिए बैठकें कर रही हैं और ममता बनर्जी के सांसद सीधा ऐलान कर रहे हैं कि ये बैठकें 2024 के चुनाव के लिए हैं। All oppositions are united together to drive out Narendra Modi in 2024 from Delhi. ममता बनर्जी को मालूम है कि एक मजबूत विपक्ष बनाना है तो उसमें कांग्रेस का रोल सबसे बड़ा है। सोनिया जी invited me for a cup of tea. Rahul ji is also there. So we met. We discuss the political situation in general, and also we discuss about Pegasus to COVID situation, and also we discuss about the unity of the opposition. So all we discussed. It was a very good meeting. इसीलिए ममता बनर्जी सोनिया गांधी के साथ सियासी गुफ्तगू करने पहुंची थीं। इस मुलाकात में सियासत से ज्यादा अपनेपन वाली बात भी थी। ममता बनर्जी के लिए राजनीतिक रिश्तों के साथ साथ आपसी रिश्ते भी बहुत मायने रखते हैं और ये भी एक वजह है सोनिया गांधी से मुलाकात करने की। दरअसल ममता बनर्जी और सोनिया गांधी के रिश्ते काफ़ी पहले से ही मधुर रहे हैं और इसकी एक वजह राजीव गांधी थे, क्योंकि राजीव गांधी के साथ ममता बनर्जी का खास रिश्ता था और राजीव गांधी की जब मौत हुई थी तब ममता बनर्जी 1 सप्ताह तक रोती रही थी, ऐसा उन्होंने खुद बताया है। तो आपसी रिश्तों के जरिए राजनीति भी बहुत अहम हो जाती है ममता बनर्जी के लिए। रिश्ते अपनी जगह हैं, लेकिन ममता बनर्जी भरोसे से भरी हुई हैं। उन्हें लगता है कि जब बंगाल में अकेले दम पर उन्होंने बीजेपी को हरा दिया तो जरा सा जोर लगाने पर, विपक्ष के एकजुट हो जाने पर 2024 में बीजेपी का खेला किया जा सकता है। देखिए, बीजेपी को हराने के लिए सबको एक होना जरूरी है। हम अकेला कुछ नहीं है, सब एक साथ में मिलके काम करना पड़ेगा। भैया यहाँ कटाना यार कैमरा। हम थोड़ा लीडर है, हम तो कैडर है, ऑडियो आ जाएगा। हम तो रोड का, हम तो स्ट्रीट का आदमी है। अगर लोकसभा राज्यसभा में पॉलिसी डिसीजन नहीं अनाउंस होता, अगर डिस्कशन नहीं होता तो कहाँ पे चर्चा होगा? एक चर्चा चाय की दुकान में नहीं होता है, एक चर्चा पार्लियामेंट में होता है। सोनिया गांधी के साथ मुलाकात के असली मायने हैं वो गठबंधन तैयार करना जो मोदी के खिलाफ खड़ा हो सके और ममता बनर्जी को मालूम है कि सोनिया गांधी की सहायता या मदद के बगैर, खासतौर पर कांग्रेस की मदद के बगैर, इस तरह का फोरम या फ्रंट तैयार करना बड़ा मुश्किल काम है और इस गठबंधन को ममता बनर्जी लीड कर रही हैं। अब सवाल ये है कि क्या इस बार 2024 में जो गठबंधन बनेगा उसकी अगुवाई ममता ही करेंगी? ममता के सांसद तो अभी से कह रहे हैं कि ममता ही नंबर 1 है। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজকেই তো নেতৃত্ব না, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতবর্ষের বিরোধী দলের নেত্রী হিসেবে নাম্বার 1, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চিফ মিনিস্টার হিসেবে নাম্বার 1। আমরা সবাই চাইবো ভারতবর্ষের নাম্বার 1 এক জায়গায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। विपक्ष को एक धागे में पिरोने में ममता बनर्जी अहम रोल निभा सकती हैं। इसकी कई वजहें हैं। वजह नंबर 1, ममता बनर्जी एक सेकुलर चेहरा हैं। वजह नंबर 2, मोदी और शाह का रथ उन्होंने बंगाल में हाल ही में रोका। वजह नंबर 3, वो एक जुझारू और ईमानदार छवि वाली नेता हैं। वजह नंबर 4, विपक्ष में वो सम्मानित चेहरा हैं। और वजह नंबर 5, बंगाल की लोकप्रिय नेता हैं। पश्चिम बंगाल की धुआंधार जीत के बाद ममता यूं मिलने आई हैं और
खेला होबे जो बंगाल में हुआ, उसके बाद ममता को लगता है कि कहीं ना कहीं केंद्र में भी जो है भाजपा को चुनौती विपक्ष दे सकता है और उसको लेके लगातार लामबंदी जोरों पर है। ममता बनर्जी ने अपना रुआब दिखा दिया है। वो दिल्ली में डटी हुई हैं। वो हुंकार भी भर रही हैं कि बीजेपी के खिलाफ विरोध का शंखनाद हो गया है। वो शंखनाद कर दिया गया है। काशी हो या कुशीनगर, बीजेपी को हराने के लिए जहां जरूरत होगी वहां ममता मिलेंगी और खेला होगा। कोलकाता से अनुपम मिश्रा और दिल्ली से पॉलमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो। ममता बनर्जी सिर्फ 2024 के चुनाव को लेकर ही सियासत नहीं कर रही हैं, बल्कि उनकी नजर में उत्तर प्रदेश के चुनाव भी हैं। इसीलिए वो बेबाकी से कहती हैं कि जरूरत पड़ी तो वो बनारस भी जाएंगी और समाजवादी पार्टी ने अगर उन्हें प्रचार के लिए बुलाया तो वो प्रचार करने भी पहुंचेंगी। या यूं समझे कि ममता बनर्जी ने जिस तरह से बंगाल में अपनी जीत दर्ज की है, बिल्कुल उसी मॉडल पर वो बीजेपी को यूपी में परास्त करने की रणनीति पर काम कर रही हैं। और जाहिर सी बात है कि 2024 के लिए अपने आप को विपक्ष की नंबर 1 नेता साबित करने के लिए अगर यूपी में ममता ने विपक्षी दलों का साथ दिया तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश और पंजाब चुनाव की तमाम चर्चाओं के बीच, जासूसी कांड और किसानों के मुद्दों पर हंगामे के बीच, डीजल पेट्रोल की कीमतों पर मचे बवाल के बीच ममता बनर्जी ने एक नई बहस छेड़ दी है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए कैसा मोर्चा बनेगा और कौन उसकी अगुवाई करेगा। विपक्षी नेताओं से लगातार बैठकें कर रही ममता बनर्जी से हमने सवाल किया कि इन बैठकों का मकसद क्या है। मेरा उनसे सीधा सवाल था, बंगाल को अपनी बेटी पसंद है, ये वाले बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर बंगाल चुनाव के दरमियान लगे हुए थे, उसका फायदा भी आपको मिला और प्रचंड जीत हासिल हुई। लेकिन बात जब नरेंद्र मोदी की हो तो आपके ही चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी चुनाव के दौरान माना था कि नरेंद्र मोदी देश का सबसे लोकप्रिय चेहरा है। ऐसे में अगर 2024 में उनको हराने की बारी आई तो आखिर किसमें उतनी ताकत है जो नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सके, विपक्ष का चेहरा बन पाए। इसका जवाब देते हुए ममता बनर्जी ने अपने ही अंदाज में कहा कि मोदी को, बीजेपी को जनता हराएगी। उनका यह भी कहना था कि समय आने दीजिए, चेहरा भी मिल जाएगा। और बात यहीं तक नहीं रुकती है। ममता बनर्जी इसके आगे कहती हैं कि अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ और आपने तो अन्नप्राशन की तारीख ही मुझसे पूछ ली। ममता को मालूम है कि इस वक्त विपक्षी नेताओं की एकजुटता ही बीजेपी सरकार को परेशान कर रही है। इसीलिए उनसे अगला सवाल किया गया कि क्या वो बनारस भी जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, वाराणसी क्यों नहीं जाएंगी, वाराणसी तो उनको बहुत पसंद है, वहां के लजीज खाने पसंद है, वहां गंगा का घाट पसंद है, मंदिर पसंद है और भी बहुत सारी बातें उनकी ओर से कही गई। कुल मिलाकर यूपी चुनाव के दरमियान अगर बनारस से ममता बनर्जी को अगुवाई करनी पड़े बीजेपी को हराने के लिए तो इसके लिए भी वो पूरी तरह से तैयार दिखी। लेकिन इसके आगे की राजनीति और जबरदस्त है, क्योंकि ममता बनर्जी से सवाल किया गया कि क्या समाजवादी पार्टी के लिए ममता बनर्जी प्रचार करने उत्तर प्रदेश आएंगी। यहां पर भी ममता बनर्जी ने सीधा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अगर मुझे बुलाती है तो मैं वहां पर जरूर जाऊंगी। यानी बीजेपी के खिलाफ चुनाव प्रचार के लिए ममता बनर्जी पूरी तरह से तैयार दिखी। तो इसको सिर्फ 2024 के लिहाज से ही महत्वपूर्ण नहीं मानिए, बल्कि 6 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं उसके लिए भी ममता बनर्जी अपनी तैयारी कर रही हैं। महंगाई के मुद्दे पर भी ममता बनर्जी ने सरकार को घेर रखा है। उन्होंने जीडीपी को गैस, डीजल, पेट्रोल कहा। कुल मिलाकर यूं समझिए कि ममता बनर्जी ने ठान लिया है कि किसी भी सूरत में वो बीजेपी के खिलाफ एक सशक्त और मजबूत मोर्चा बनाएंगी और बीजेपी को हराएंगी। चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। ममता तो खेला हो बे का नारा लेकर सियासी समर में कूद पड़ी हैं, मगर जासूसी कांड के मसले पर खेला हो रहा है। मॉनसून सत्र में नाम के लिए संसद के दरवाजे तो खुलते हैं, मगर शोर शराबे के बीच वो जल्दी बंद भी हो जाते हैं। विपक्ष जासूसी के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। विपक्षी सांसद सदन में पर्चे लहरा रहे हैं और सरकार आरोप लगा रही है कि सदन ना चलने देने के लिए सिर्फ और सिर्फ विपक्षी जिम्मेदार है। मुद्दा वही, शोर वही, हंगामा वही। चीखते रहे नेता, चुप कराते स्पीकर। हवा में उड़ते पर्चे, तार तार होती संसद की मर्यादा। न कोई सुनने वाला, न कोई जवाब देने वाला। संसद की यह तस्वीर परंपरा बन चुकी है। शायद इन दीवारों को भी नहीं याद कि आखिरी बार संसद कब ठीक से चली थी।
मॉनसून सत्र से एक दिन पहले निकले जासूसी विवाद के जिन्न ने संसद को एक भी दिन चलने नहीं दिया। हंगामा होता है, संसद ठप हो जाती है, सारी सीमाएं लांघ दी जाती हैं। राहुल ने जासूसी विवाद का मुद्दा उठाया तो सरकार ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। आपके फोन के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने एक हथियार डाला है। मेरे खिलाफ वो हथियार का प्रयोग किया गया, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उस हथियार का प्रयोग किया गया, बाकी नेताओं के खिलाफ वो हथियार प्रयोग किया गया, प्रेस के लोगों के खिलाफ ये हथियार का प्रयोग किया गया, एक्टिविस्ट के खिलाफ इस हथियार का प्रयोग हुआ। तो सदन में बात क्यों नहीं होनी चाहिए? राहुल गांधी ने कहा कि उनके फोन में हथियार डाल दिया गया है, कि हमारे फोन में हथियार डाल दिया गया है। राहुल जी, हथियार डाल दिया गया है आपके फोन में, तो आप इतने दिन तक बैठे क्यों हुए? आपको पता है आपके फोन के अंदर हथियार है। आप हथियार निकालने के लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट गए? आप पुलिस थाने में जाके हथियार निकालने के लिए एफआईआर किया आपने? आप बताइए, आपको अगर हम में से किसी को पता चल जाए कि हमारे फोन के अंदर हथियार है तो हम हाथ पैर धर के घर में बैठेंगे? बिल्कुल नहीं। आखिर कौन है गुनहगार इस लोकतंत्र के मंदिर के? आखिर क्यों नहीं चल रही है संसद? आखिर क्यों जनता के पैसों को हंगामे में उड़ाया जा रहा है? कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। विपक्ष कह रहा है कि जासूसी विवाद पर चर्चा हो, सरकार कह रही है विपक्ष संसद चलने नहीं देना चाहता। मर्यादाओं को तोड़ने का काम आज जो कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने किया है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। कभी स्पीकर महोदय पर कागज फेंकना, कभी मंत्रीगण के ऊपर कागज फेंकना, कभी तख्ती आगे लेकर आना, तो अब तो पत्रकार गैलरी तक भी कागजों को फेंकना, और जो अधिकारी वहां पर बैठे हैं उनके ऊपर चढ़ चढ़कर उनको दबाना, कागज फेंकना, ये अपने आप में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को शर्मसार करने की घटनाएं हैं। क्लियरली बताया गया है, सरकार ने बताया है कि पेगासस पे कोई भी बातचीत नहीं होगी हाउस में। हमारे बारे में कहा जाता है कि हम पार्लियामेंट हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम पार्लियामेंट हाउस को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ हमारी जो जिम्मेदारी है उसे पूरा करना चाहते हैं। आज सदन के बाहर एक जैसी विचारधारा वाले 14 विपक्षी दलों ने एक अहम मीटिंग भी की और सरकार को घेरने की योजना बनाई। विपक्ष ने संसद में 2 सवालों के जवाब मांगे हैं। पहला सवाल, क्या सरकार ने पेगासस खरीदा या नहीं? दूसरा सवाल, क्या सरकार ने अपने लोगों पर पेगासस हथियार का इस्तेमाल किया या नहीं? विपक्ष संसद में जासूसी विवाद पर अड़ा हुआ है, वहीं सरकार लगातार पहले से तय मुद्दों पर चर्चा की बात कर रही है, जिसमें किसान आंदोलन, कोरोना और महंगाई जैसे मुद्दे शामिल हैं। इस खींचतान की भेंट संसद चढ़ रही है और हर कोई अपना पल्ला झाड़ रहा है। का तो आदर नहीं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो सरकार को खुद जिम्मेदारी लेकर आगे आना चाहिए कि जी हाँ, चर्चा होनी चाहिए। इस नुमाइंदगी को दरकिनार करते हुए माई वे और हाईवे वाली चीजें नहीं चलेंगी। कल आपके समक्ष हमने कहा था, कल ही, कि पार्लियामेंट के 2 फंक्शन है, चर्चा और विधेयक। हम विधेयक पर भी चर्चा चाहते हैं, लेकिन जो गंभीर मसले हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मसले हैं, उस पर आप पर्दादारी नहीं कर सकते। और एक विस्तृत चर्चा हो, किसी IT मिनिस्टर की मौजूदगी में नहीं, गृह मंत्री या प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में विशद चर्चा हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। हम यही तो चाहते हैं कि डिस्कशन करो। वो गवर्नमेंट कहती है कि डिस्कशन से भागना चाहते हो, डिसरप्ट कर रहे हैं पार्लियामेंट को। इससे ज्यादा कोई असत्य बात हो नहीं सकती। इससे बड़ा झूठा आरोप विपक्ष पर नहीं लग सकता है जो लगाया जा रहा है। लोकसभा हो या राज्यसभा, चर्चा शुरू होते ही हंगामा हो जाता है। स्पीकर भड़क जाते हैं, लेकिन सांसद मानने को तैयार नहीं होते। मोरोवर, जिसको मर्जी है वो खड़े होकर कमेंट्री करना, ऐसा कोई ऐसे को अधिकार नहीं है, वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। प्लीज लेट अस अंडरस्टैंड। 7 दिन बीत गए, लेकिन एक भी दिन संसद ठीक से नहीं चली। अब सवाल वही कि आखिर कब चलेगी संसद, कब होगी चर्चा, मुद्दा क्या होगा?
क्या सरकार पेगासस पर बहस के लिए तैयार होगी या फिर विपक्ष अपनी जिद छोड़ेगा? मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। इधर जासूसी कांड पर सदन में हंगामा बरपा हुआ है तो वहीं यूपी की सियासत में जोर आजमाइश का दौर चल रहा है। सबकी अपनी अपनी रणनीतियां बन रही हैं। बीजेपी ने यूपी चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं, जहां वो यूपी के अपने सांसदों के साथ बैठक करने वाले हैं, जिसमें 61 बीजेपी के लोकसभा के सांसद होंगे और 22 राज्यसभा के सांसद शामिल हैं। आज रात 8 बजे पहली बैठक होगी, वहीं दूसरी बैठक कल होनी है। इस बैठक में योगी के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। यूपी तैयार है 2024 के सेमीफाइनल के लिए, जिसके लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। विधानसभा चुनाव का रोड मैप तैयार हो रहा है। माथापच्ची का दौर जारी है। जंग है 2017 के इतिहास को दोहराने की। जिस लखनऊ से दिल्ली की सियासत तय होती है, आज दिल्ली में उस लखनऊ की रूपरेखा तैयार हो रही है। योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं, जहां यूपी के सांसदों के साथ 2022 विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर माथापच्ची की जानी है। ये बैठक 6 क्षेत्रों के सांसदों के साथ होनी है। ब्रज, पश्चिम, कानपुर, अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र के सांसद इस बैठक का हिस्सा हैं। बैठक को 2 दिनों में बांटा गया है। पहले दिन यूपी के ब्रज, पश्चिम और कानपुर क्षेत्र के सांसदों के साथ बैठक होगी, वहीं दूसरे दिन अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र के सांसदों के साथ बैठक होनी है। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव, प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल और यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह मौजूद रहेंगे। 2017 में यूपी की बागडोर संभालने के बाद ये पहला मौका है जब दिल्ली में सीएम योगी और यूपी के सभी सांसदों के साथ बैठक हो रही है। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, इसलिए सभी सांसद दिल्ली में ही मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश से संबंधित राज्यसभा सदस्य भी बैठकों में बुलाए गए हैं। बीजेपी ने जिस तरह से सरकार में अपने मंत्रियों को जिलों का प्रभारी बनाया है, उसी तरह अब सांसदों को भी विधानसभा के प्रभारी बनाने की दिशा में कदम उठा सकती है। सांसदों की जिम्मेदारी अपने प्रभार वाले विधानसभा को जिताने की होगी। ऐसे में उन्हें अपने संसदीय क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा समय देना होगा। कभी एमएलएस की मीटिंग, कभी संघ की, कभी संगठन की, सिर्फ चुनाव की चर्चा के लिए क्यों करती है? क्या कभी इन्होंने कोरोना काल की विफलताओं के लिए की? क्या बेरोजगारी की समस्या के लिए उन्होंने कभी कोई मीटिंग की? क्या कभी इन्होंने महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध पर कोई मीटिंग की? अगर ये मीटिंगें इनके लिए होती तो चुनाव पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लगता है केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर विश्वास नहीं है। इसीलिए उन्हें उत्तर प्रदेश के सांसदों को और नेताओं को दिल्ली बुलाना पड़ता है और उत्तर प्रदेश की दुर्दशा पे वो बात करते हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार जिस तरह से उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश की जनता को सजा मिली। माना जा रहा है कि बीजेपी इस बार चुनाव में अपने कुछ विधायकों के टिकट काट सकती है। ऐसे में संभव है कि कुछ विधानसभा क्षेत्रों में बगावत भी हो सकती है। ऐसी सूरत में बगावती तेवर वाले विधायकों से निपटने की जिम्मेदारी भी सांसदों की होगी। बीजेपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भी सांसदों को उनके जिले की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसका फायदा पार्टी को मिला भी है। इसी तर्ज पर बीजेपी 2022 की चुनावी जंग को फतेह करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। वहीं कोविड की दूसरी लहर ने किस कदर तबाही मचाई थी वो किसी से छिपी नहीं। बावजूद इसके लापरवाहियों के सिलसिले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। केरल में कोविड के 22,000 से ज्यादा नए संक्रमित मिले हैं। यह आंकड़ा देश के कुल संक्रमितों का 50% है। अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि अगर तुष्टीकरण की राजनीति के चलते बीजेपी ने केरल में बकरीद पर लोगों को छूट न दी होती तो कोरोना का संक्रमण इस कदर न बढ़ता। ये तंज है, देखिए। क्या बकरीद में मिली छूट ने केरल में कोविड को फिर से बेलगाम किया? क्या बकरीद में हुई लापरवाही से केरल में कोविड के केस बढ़े? क्या बकरीद में लोगों ने केरल में कोविड के नियमों की धज्जियां उड़ाई, जिसकी वजह से कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पूरे देश में कोरोना के नए संक्रमित 43,654 केस मिले हैं। इसमें से 22,129 केस केरल के हैं। ये आंकड़े आधे हैं, मतलब देश में नए संक्रमितों का 50% अकेले केरल में मिला है। आज केरल में
इन 22,000 सिंगल डे केस को ऐड करके अगर हम देखें, इसका योग करके हम देखें, तो कुल मिलाकर जो केस संख्या केरल में है वो 33 लाख है। 33 लाख पीपल इन केरला टुडे हैव सफर्ड फ्रॉम कोरोना, इंक्लूडिंग द 22,000 पीपल हु हैव टेस्टेड पॉजिटिव यस्टरडे। बीजेपी इस मुद्दे को भुनाना चाहती है क्योंकि बीजेपी के पास मौका है। कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी थी, मगर बकरीद में केरल की सरकार ने 3 दिन की छूट दे दी थी। अब बीजेपी कह रही है कि ये बढ़े हुए कोविड केस उसी छूट का नतीजा हैं। बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, किस प्रकार से लोगों के जान को बचाना है, इस विषय को लेकर इन दोनों सरकार आगे बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी हिदायतें दी उसका पालन किया गया, मगर बकरा ईद के समय जो रिलैक्सेशन 3 दिन का केरल सरकार ने दिया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वी डायरेक्ट द केरला गवर्नमेंट to give heed to Article 21, read with Article 144 of the Constitution of India and follow our orders given in the Kanwar Yatra case. मसला सिर्फ इतना नहीं है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए केरल की सरकार ने जान से खिलवाड़ किया है। के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति जीती और सुप्रीम कोर्ट के इस हिदायत को केरल की सरकार ने पालन नहीं किया। नतीजा 22,000 केस आज केरल के अंदर आए हैं। नतीजा आज केरल एक दूसरे वेव की ओर बढ़ रहा है। बीजेपी के पास मौका है, लेकिन सच्चाई यही है कि कोरोना को लेकर लापरवाहियों का सिलसिला चल रहा है। लोग अब भी मानने को तैयार नहीं हैं कि कोविड का खतरा लगातार बना हुआ है। सियासत अपनी जगह है, मगर सच्चाई यही है कि कोविड के नियमों को मानने से ही जिंदगी बचेगी। आज तक ब्यूरो। केरल मॉडल के कारण कोरोना के केस किस तरह से बढ़ रहे हैं, बीजेपी इसको लेकर लगातार वहां की सरकार पर हमलावर है। इसी के साथ शंखनाद में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन बादलों की विनाश लीला, अलग अलग जगहों से तबाही की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसको देखकर हर कोई स्तब्ध है। इसी पर जरूर देखिएगा हमारी खास पेशकश। ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं, आप देखते रहिए आज तक।